इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। काम भी करते रहो, काम तुम नहीं करोगे तुम्हारा बाप करेगा। आपने संजय निषाद का गुस्सा देखा, आपने देखा वो किस तरह अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि काम तुम नहीं करोगे तुम्हारा बाप करेगा। आखिरकार आपने ये जानने की या समझने की कोशिश की कि संजय निषाद इतने गुस्से में क्यों हैं, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब संजय निषाद किसी बात को लेकर के चर्चाओं में। वो इससे पहले भी गोरखपुर में मंच पर फूट फूट कर रोने के मामले में भी चर्चा में आ चुके। इसके अलावा एक निषाद समाज की बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध में उस बच्ची को न्याय न दिला पाने के मामले में भी जब वो उसके परिवार से मिलने गए थे तो फूट फूट कर रोने लगे। संजय निषाद का ये गुस्सा या उनका ये मंच पर रोना या जनता के सामने ये कहना कि वो अपने समाज को हक नहीं दिला पा रहे, अपने समाज को अधिकार नहीं दिला पा रहे, ये किन बातों के संकेत। और कल जो कालपी में हमने देखा जिस तरह उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को गुस्से में भगा तक दिया, वो संजय निषाद के किस फ्रस्ट्रेशन को बयान कर रहा है। क्या संजय निषाद एनडीए के भीतर अपनी चीजों को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं? क्या संजय निषाद को यह लगने लगा है कि उनके घटक दल, जो दूसरे घटक दल हैं, वो बीजेपी के ज्यादा आंखों के तारे बन गए हैं? और क्या संजय निषाद को यह लगने लगा है कि उनके साथ के उनके करीबी लोग ही उनके साथ दगा कर रहे हैं? क्योंकि जिस कार्यक्रम में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को झिड़क दिया, उसी कार्यक्रम में संजय निषाद ने यह भी कहा कि चुनाव में पार्टी के दलालों ने चुनाव हरवा दिया। ये तमाम बातें संजय निषाद की जुबान पर क्यों आ रही हैं, इसको 3 बड़े कारणों से आपको समझाऊंगा। सबसे पहला कारण ये कि क्या संजय निषाद को बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है? क्या उनको ये लग रहा है कि उनके जो दूसरे साथी हैं ओम प्रकाश राजभर या अनुप्रिया पटेल, वो बीजेपी के ज्यादा करीब हैं, वो बीजेपी से ज्यादा बार्गेनिंग की दिशा में हैं और संजय निषाद कंफर्ट नहीं हो पा रहे हैं? दूसरी बात, क्या संजय निषाद को यह लग रहा है कि उनके साथ के लोग ही उनके साथ दगा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं? उनमें एक नाम ओम प्रकाश राजभर का, क्यों वो ओम प्रकाश राजभर का नाम तो नहीं लेते लेकिन उन पर अपनी बात कहने से भी नहीं चूकते। और तीसरा, किस तरह समाजवादी पार्टी के बागी संजय निषाद के लिए मुसीबतों का सबब बन रहे हैं। इन 3 बातों को आज आपको एक्सप्लेनर में तफसील से समझाऊंगा और इस गुस्से के पीछे की वजह भी बताऊंगा। सबसे पहले बीजेपी के मामले को समझिए। साल 2022 था जब संजय निषाद बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़े। हालांकि इससे पहले वो अखिलेश यादव से भी मिले थे और समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में जाने की भी चर्चाएं जोरों पर थी। अखिलेश यादव से मुलाकात अपने बेटे के साथ उन्होंने जाकर की थी। इसकी फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। लेकिन बाद में अखिलेश यादव से तारतम्य नहीं बिठा या सीटों पर साफ बात नहीं बन पाई। संजय निषाद अखिलेश यादव के साथ नहीं है, वो बीजेपी के साथ चुनाव में उतरे। बीजेपी ने भी अपने घटक दल के तौर पर संजय निषाद को 16 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी। संजय निषाद 16 में से 6 सीटों पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। जिन सीटों पर उनकी हार भी हुई उनमें मार्जिन बहुत कम था। अब यहां से संजय निषाद की दूसरी कहानी शुरू हुई। संजय निषाद को यह डर है कि बीजेपी जिन सीटों पर संजय निषाद की पार्टी हारी है, जहां पर मार्जिन बहुत कम है, वहां पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। जी, ये डर संजय निषाद को बहुत जोर शोर से, और इसी की बानगी सबसे पहले दिखी है कालपी जालौन। कालपी, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, यहां पर निषाद समाज की एक बड़ी भागीदारी है, एक बड़ी आबादी निषाद समुदाय की। संजय निषाद की पार्टी की तरफ से 2022 के चुनाव में जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरा था, अब वो बीजेपी के साथ है। ये बात संजय निषाद को एक बड़ा चुनावी डर का संकेत है। संजय निषाद के प्रत्याशी भले कालपी से 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए हों,
वहां से जीतने वाले चतुर्वेदी जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, वो भी संजय निषाद के लिए सिरदर्द बन गए। संजय निषाद को यह डर है कि जिन सीटों पर वो हारे हैं या उनकी पार्टी के कैंडिडेट हारे हैं, वहां पर मार्जिन बहुत कम है, 2000, 4000, 5000 का मार्जिन। तो बीजेपी वहां पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का मन बना रही है। काल्पी में भी कमोबेश यही हो रहा है। संजय निषाद ने जिस प्रत्याशी को 2022 का विधानसभा का चुनाव काल्पी से लड़ाया, अब वो बीजेपी में शामिल हो चुका है और खबरें ये हैं कि उनके प्रत्याशी को, यानी कि उनका जो कैंडिडेट 2022 में था, वो इस बार बीजेपी के बैनर पर वहां से चुनाव लड़ सकता है। ये संजय निषाद के लिए बड़ी मुश्किलों का सबब है कि जिस प्रत्याशी को उन्होंने 2022 में चुनाव लड़ाया, अब वो बीजेपी के बैनर पर उसी सीट पर टाल ठोक गया। संजय निषाद इसीलिए इस बात को खुलकर कहते हैं कि कुछ पार्टी के दलालों ने चुनाव हरवा दिया। अब दूसरे बिंदु पर आता हूं कि कैसे ओम प्रकाश राजभर सरीखे नेता संजय निषाद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। असल में यह बात आपको भी पता है कि ओम प्रकाश राजभर संजय निषाद से ज्यादा बड़े गैम्बलर हैं, यानी कि वो सीटों की बार्गेनिंग में डरते नहीं। संजय निषाद कई बार मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए चीजों को नहीं कहते। इसकी सबसे बड़ी बानगी दिखी थी उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कई ऐसी सीटें थीं, उनमें से एक सीट तो ऐसी थी जो संजय निषाद की ही थी। संजय निषाद को यह लग रहा था जिस तरह आरएलडी को उपचुनाव में एक सीट दे दी थी बीजेपी ने, संजय निषाद को भी उनकी सीट उपचुनाव में मिल जाएगी। लेकिन बीजेपी ने संजय निषाद को सीट नहीं दी। संजय निषाद ने इसके लिए बहुत कोशिश की, वो दिल्ली में भी कई दिन पड़े रहे, लेकिन ना तो दिल्ली ने ना तो यूपी ने इस पर कोई भी मुलायम रुख नहीं रखा। नतीजा यह हुआ कि संजय निषाद उपचुनाव में भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। बीजेपी ने उस पर अपना कैंडिडेट उतारा और अपना विधायक बना लिया। हालांकि वो जो कैंडिडेट बीजेपी के बैनर पर लड़ा, वो कभी संजय निषाद की ही पार्टी का कैंडिडेट कहा जा रहा था। यहीं से संजय निषाद का डर और बढ़ रहा, क्योंकि सिर्फ एक ही बात नहीं थी, उपचुनाव का ही जिक्र नहीं था। अतरौलिया सीट, जहां पर संजय निषाद की पार्टी का कैंडिडेट 2022 में चुनाव लड़ा था आजमगढ़ के आसपास की बेल्ट में, उस अतरौलिया सीट पर ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरुण राजभर को चुनाव की तैयारी करा। अरुण राजभर अतरौलिया में डेरा डाले हुए हैं, वहां से वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारियों में जुटे हुए, और संजय निषाद इसी बात से डर रहे हैं, इसी बात से घबरा रहे हैं। वो बार बार आला कमान को इस बात को कह रहे हैं कि आप ओम प्रकाश राजभर को मना कीजिए, वो गठबंधन के धर्म का पालन करें, क्योंकि अतरौलिया सीट हमारे खाते में थी, लिहाजा इस सीट पर हमारे कैंडिडेट को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो बीजेपी की भी नहीं सुन रहे। वो तो खुलकर संजय निषाद के लिए भी कहते हैं कि अगर संजय निषाद को चुनाव लड़ना है तो वो अतरौलिया आकर चुनाव लड़ लें। यानी कि संजय निषाद को जो डर काल्पी में लग रहा है कि बीजेपी उनके प्रत्याशी को अपने बैनर पर चुनाव लड़ा सकती है, कमोबेश यही कहानी अतरौलिया में भी बीजेपी के डर की सहज ना सही संजय निषाद को ओम प्रकाश राजभर से यह डर सता रहा है। अगर ओम प्रकाश राजभर नहीं माने तो संजय निषाद क्या करे? संजय निषाद एक तरफ तो 16 में से 32 सीटों पर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर संजय निषाद को वो 16 सीटें भी नहीं मिली तो फिर संजय निषाद क्या करे? क्या संजय निषाद की बार्गेनिंग पावर कम हो रही है? क्या बीजेपी के लिए अब वो फायदे का सौदा साबित नहीं हो रहे हैं? इसीलिए चाहे बीजेपी हो या ओम प्रकाश राजभर हो, डर नहीं रहे या उनको कोई मौका नहीं दे रहे। अब यहां से कहानी के तीसरे पार्ट को समझिए। समाजवादी पार्टी के भी बागी विधायक संजय निषाद के लिए मुसीबत बन रहे हैं। कैसे, यही समझाता हूं। काल्पी जिस सीट पर संजय निषाद कल गए थे, जहां पर यह पूरा माजरा पेश आया, उस सीट पर समाजवादी पार्टी के विनोद चतुर्वेदी चुनाव जीते थे। विनोद चतुर्वेदी पहले कांग्रेस के नेता रहे हैं, पहले वहां से विधायक रहे हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, समाजवादी पार्टी ने काल्पी से उन्हें चुनाव लड़ा। लेकिन विनोद चतुर्वेदी का दिल भी अखिलेश यादव के साथ लग नहीं रहा है। इसका उदाहरण उन्होंने पेश किया राज्यसभा के मतदान में, जब समाजवादी पार्टी के जो 7 बागी विधायक थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोटिंग की थी, मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, पूजा पाल, उनमें एक नाम चतुर्वेदी साहब का भी था। विनोद चतुर्वेदी भी उन 7 विधायकों में से थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की बजाय बीजेपी के कैंडिडेट को वोट किया था। हालांकि अखिलेश यादव ने 4 लोगों को पार्टी से निकाला था, और अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था कि पहले जिन लोगों को निकाला है वो जाके मंत्री बन जाएं, बाकी बचे हुए लोगों को भी फिर बाद में निकाल दिया जाएगा।
लेकिन ना तो चारों लोग मंत्री बन पाए और ना अखिलेश यादव ने बाकी बचे लोगों को पार्टी से निकाला। विनोद चतुर्वेदी भी अभी समाजवादी पार्टी में ही कहने को हैं, लेकिन खबरें ये हैं कि इस बार विनोद चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी के साथ कालपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। यानी एक तरफ संजय निषाद का कैंडिडेट भी भाजपा के पास है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का जीता हुआ विधायक भी भाजपा के पास है और भाजपा से चुनाव लड़ने वालों की कालपी में बड़ी लकीर। अगर विनोद चतुर्वेदी भाजपा के बैनर पर चुनाव लड़ते हैं तो यह भी संजय निषाद के लिए बड़ी मुसीबत का सबब हो सकता है कि जिस प्रत्याशी ने उनके प्रत्याशी के खिलाफ जीत दर्ज की और अब वो भी भाजपा के बैनर पर चुनाव लड़ना चाहता है। यही परेशानियां, यही दिक्कतें संजय निषाद के पेशेंस को खत्म कर रही हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रही हैं। इसीलिए संजय निषाद अपने कार्यकर्ताओं को खुलकर कह देते हैं कि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारा बाप काम करेगा। वो कह देते हैं कि पार्टी के दलालों की वजह से हम चुनाव हारे। वो कह देते हैं कि हम बच्ची की इस जघन्य घटना के बाद भी मदद नहीं कर पाए। वो दबी जुबान में सरकार पर भी तंज कस देते हैं। गोरखपुर में भी संजय निषाद का निषाद पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर फूट फूट कर मंच पर रोना भी बहुत सारे संकेतों को जन्म देता है। इसके अलावा एक खबर और भी आखिर में जानते जाएंगे। संजय निषाद अब अखिलेश यादव पर हल्का हाथ रख रहे हैं। वो ओम प्रकाश राजभर की तरह एग्रेसिव होकर अखिलेश यादव पर कोई बात नहीं कह रहे। जन्मदिन के मौके पर शुभकामना संदेश दे रहे हैं। पार्टी के घटनाक्रमों पर बहुत हल्की फुल्की प्रतिक्रिया दे। तो क्या संजय निषाद समाजवादी पार्टी में भी कुछ विकल्प तलाश करके चल रहे हैं? क्या वो अखिलेश यादव से अपने रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते? वो तो देख रहे हैं कि बीजेपी उनके लिए क्या ऑफर लेटर लेकर आती है। क्या उनकी सीटें 16 से 32 पर पहुंचती हैं या 16 से घटकर 6 पर रह जाती हैं? इन्हीं बातों के इंतजार में संजय निषाद इस समय थोड़े से परेशान, थोड़े से निराश जरूर है। संजय निषाद के फ्रस्ट्रेशन पर, उनके इन तमाम चीजों पर आपका नजरिया क्या है? आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में मैंने जिन 4 बातों को बताया इनके अलावा भी संजय निषाद पर कोई और भी दबाव है? आप के पास अगर कोई इससे जुड़ी खबर है या प्रतिक्रिया है तो हमें जरूर बताइएगा। आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार है। मैं तो चाहता था इस मामले पर संजय निषाद से ही बात की जाए, लेकिन अभी वो कालपी से लौटे नहीं हैं, इसलिए उनके घर के बाहर से आपको रिपोर्ट दे रहा था। चर्चा कैसी लगी बताइएगा। आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार करेगा। फिलहाल